नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। एज वी नो, अगर हिस्ट्री की बात करें, यूपीएससी का सबसे आसान ऑप्शनल जो है हिस्ट्री है। अगर मैं बताऊं सबसे इजी कौन सा है तो वो हिस्ट्री है। एक बार पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता और चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि इकोनॉमी है, पीएसआईआर है और जितने भी करंट की चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी वगैरह, ये सब चेंजेस होता रहता है। हिस्ट्री में चेंजेस नहीं होता। इतिहास जो है एक बार हो चुका है, वो चेंजेस नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टॉपर हिस्ट्री के रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हिस्ट्री के रहे हैं। स्टडी मटेरियल पेंटली अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, मेंटर आपको मिल जाएंगे। और सबसे मैं बोलता हूं हमेशा, एक गोली में चार शिकार। चार शिकार मतलब देखो, हिस्ट्री का जो ऑप्शनल है टोटल 100 के 100% जो है आपके जीएस पोर्शन में है। हिस्ट्री में दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, वो टोटल एंशिएंट और मेडिवल आपके जीएस पोर्शन प्रीलिम में भी है और मेंस में भी है। उसके बाद ऑप्शनल की बात करें, पेपर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो भी आपके मतलब प्रीलिम्स में दोनों हैं। प्रीलिम्स में है और मेंस में तो दोनों हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, वही पेपर 1 और पेपर 2 में है। मतलब टोटल यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटल सिलेबस जो है कॉपी पेस्ट है आपके जीएस, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके साथ तो एक गोली में चार शिकार कैसे? एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, हिस्ट्री पढ़ते ही। दूसरा प्रीलिम्स आपका 25 पर मार्क हो गया, 200 मार्क के आसपास जो है जीएस का पोर्शन हो गया। उसके बाद अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो वही सेम चीज ही चाहिए। इसीलिए मैंने बोला एक गोली में चार शिकार है। लेकिन अगर सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस या मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे ऑप्शनल अगर रखते हो, ना आपका प्रीलिम्स में हेल्प होगा, ना आपका मेंस में हेल्प होगा, ना आपका स्टेट पीसीएस में हेल्प होगा। उसमें केवल एक गोली में एक शिकार, और अलग से 4 महीना आपको देना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये अलग से नहीं, वही हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है जीएस में, प्रीलिम में, मेंस में, वही चीजें आप पढ़ना है। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना, बस यही चीज है। अगर आपको 20 दिन लग रहा था तो वो 30 दिन कर देना, लेकिन आपका एक गोली में 4 शिकार हो रहा है। ये सबसे बड़ा मतलब टाइम बेनिफिट, सबसे ज्यादा टाइम। जैसे कि लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री वास्ट है, अरे वास्ट कहाँ है यार, एक ही चीज को 4 बार आप यूज कर सकते हो पढ़ के, तो वास्ट कैसे हुआ? आप सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी के लिए 4 महीना अलग से दे रहे हो, वो वास्ट हो गया ना टेक्निकली। तो जो स्मार्ट होते हैं आइदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी रखते हैं, क्योंकि तीनों का जो रेलिवेंसी सेम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेम है। एनीवे चलिए, तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये है पेपर 2 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ऑप्शनल पेपर 2 का चैप्टर 1 है ये। ऑप्शनल हिस्ट्री, ऑप्शनल सिलेबस का पेपर 2 का चैप्टर 1 में क्या है, देखो देख लेते हैं। यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, द अर्ली यूरोपियन सेटलमेंट, द पोर्तुगीज एंड द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कर्नाटिक वॉर, बंगाल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल्स, सिराज द इंग्लिश, द बैटल ऑफ पलासी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पलासी, जो कि पेपर 2 का। हालांकि मैं यहां पर ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री को एज ऑप्शनल। पेपर 2 का हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूरोपियन पेनिट्रेशन टू द इंडिया। दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। बट आने वाले टाइम पे मैं ये सब डिस्कस करूंगा, जैसे कि ब्रिटिश एक्सपेंशन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड रेस्ट, सारे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। यहाँ कुछ चैप्टर आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, कुछ चैप्टर, और कुछ आपको जो है आपके जो एग्जाम कैंपस ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एग्जाम कैंपस ऐप है, वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, ध्यान रखिएगा, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, I'll instantly memorize in the classes. जो भी क्लास में डिस्कस करूंगा वो क्लास में ही आपको याद रह जाएगा। And second thing, whatever the topic I'll discuss in the classes, that will be more than sufficient for your prelims as well as the mains as well as the optional. ध्यान रखिएगा,
जो भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा वो आपको इंस्टेंटली ही याद रह जाएगा। मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना सालों का मेहनत है मेरा, जो 10 साल का मेहनत है, पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ मेरा कोशिश हमेशा से रहा है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाऊं कि पढ़ते हुए ही उनको याद रह जाए। ऐसा नहीं कि घर में जाके याद करोगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से नोट पर करना पड़ेगा, नहीं, लाइव क्लास के टाइम पे आपको याद रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और दूसरा, जितना पढ़ाऊंगा वो आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए, उसके बाद स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो उसके लिए भी, और ऑप्शनल के लिए सफिशिएंट होगा। आपको एक भी किताब, एक भी शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गारंटी है। बस बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है। उसके साथ मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ द इंडिया, ये ऑप्शनल में लिखा गया है, बट जीएस पोर्शन में आपको इस तरह का वर्ड मिलेगा, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, यूरोपियन का भारत के ऊपर आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये जीएस पोर्शन में सेम टॉपिक सेम है। जैसे कि अगर जीएस पोर्शन की, ये तो ऑप्शनल की बात होगी, अब जीएस पोर्शन में आपने देखा होगा ये स्पेक्ट्रम, आप देखे होंगे, ये छोटा सा और मोटा सा जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूडेड है। स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि जीएस के लिए मैं ये किताब रिकमेंड करता हूं, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री, दैट इज स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। ये किताब आप लोगों के पास होगा, उम्मीद करता हूं। हालांकि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे भी थोड़ा सा बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें जो वर्डिंग्स है देखो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेनिश, यूरोपियन पावर, तो ये सब चीजें उसमें लिखा गया है, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन लिखा। हालांकि और ऑप्शनल में जो चीजें लिखा गया है, हालांकि सेम चीज है, ऑप्शनल में लिखा गया है कि दैट इज यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, मूल तरह से भारत के प्रति यूरोपियन कंपनी का आगमन, यही है समरी। देखो, अगर मैं यूरोपियन की बात करूं, देखो एक सबसे पहला चीज, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, भारत के ऊपर कई सारे यूरोपियन कंपनी आए थे, कई सारे आए थे, जिसमें से है पोर्तुगीज आए थे, जिसमें से है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद जो है डच आए थे, ठीक है। उसके बाद जो है डेनिश आए थे, उसके बाद जो है फ्रेंच आए थे। एक्चुअली सबसे पहले जो आए थे वो है पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 में आए थे। उसके बाद जो है देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में, बट वो आए थे 1608 में। तो इसलिए ये इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर जो है थर्ड होगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो डच 1602 में आए थे, 1602 के बाद 1608 में, 1608 में जो है ब्रिटिशर्स आए थे, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद डच जो है 1602 में, देन उसके बाद जो है इंग्लिश, देन उसके बाद जो है डेनिश 1616 में, और उसके बाद जो है फ्रेंच आए थे 1664 में। तो ये जो है कह सकते हो कि यूरोपियन कंपनी का आगमन है इंडिया के प्रति। ये डिटेल में बताऊंगा, कब हेडक्वार्टर कब बना, ये सब कब बना मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड यूरोपियन कंपनी केम टू इंडिया। यूरोपियन कंपनी जो है भारत के ऊपर जो आगमन था, यूरोपियन कंपनी का, वो क्यों आए थे? व्हाट वाज द रीजन व्हाई यूरोपियन कंपनी केम टू इंडिया, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता दूं कि अगर वर्ल्ड मैप आप लोगों को दिखाऊं यहां पर, ठीक है, कि यूरोप, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो यूरोप जो है, ये जो एरियाज है, ये जो एरियाज है, दिस इज यूरोप, और ये जो एरिया है ये जो है इंडिया है, राइट, दिस इज द पोर्शन, ऑफ कोर्स हमारा प्यारा हिंदुस्तान, और ये जो है एरिया जो है दिस इज यूरोप, उसका फुल में आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यूरोप में टोटल यूरोप आएगा, जिसमें मतलब पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है, पोर्तुगल है, ये टोटल जो है यूरोप है, ठीक है। यूरोप का भी एक ईस्ट पोर्शन बच। तो ये जो है इंडिया क्यों आए थे? देखो, पहला जो रूट था इंडिया जो आने का, इस तरह का रूट था, इस तरह से वो आते थे, तुर्क्स होके इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो पोर्तुगल और स्पेन जो रूट किए थे, जिसको इस रूट से वो लोग आए थे, बाद में मैं बताऊंगा इस रूट से क्यों उनको आना पड़ा था, स्पेन को और पोर्तुगल को स्पेशली। बट उससे पहले ये चीज समझते हैं कि जो यूरोपियन कंपनी जो आए थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, सबसे ज्यादा टाइम तक जिन्होंने रूल किया था वो कौन है? सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले वो है ब्रिटिशर्स, ठीक है।
सबसे ज्यादा टाइम तक जो रूल किए थे वो कौन थे? वो है ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था कि जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि ऐसा नहीं था भारत में कि केवल जो है ब्रिटिशर्स ही आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, देन उसके बाद जो है पोर्तुगीज आए थे, इंग्लिश आए थे, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे। बट सबसे ज्यादा टाइम तक रूल जो किए थे वो है ब्रिटिशर्स। क्यों किए थे? क्योंकि ब्रिटिशर का जो पॉलिसीज रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्रिटिशर का जो पॉलिसीज रहा है उस पॉलिसी को हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। देखो, ब्रिटिशर का जो पॉलिसीज रहा है उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल। फुट डालो एवं शासन करो। तो बाकी जो कंपनी आए थे, पोर्तुगीज है, डच है, फ्रेंच है, डेनिश है, ये सब आके वो चले गए थे अपने टाइम पे, ये सब जो है अपने टाइम पे चले गए थे। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ना केवल वो भारत के ऊपर आक्रमण किया था, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो लोग आक्रमण किए थे। मतलब आज के डेट में जो कॉमनवेल्थ नेशन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन देशों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, इसको कॉमनवेल्थ नेशन में काउंट होता है। तो लगभग उस टाइम पे 200 साल पहले कह सकते हो कि मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो वर्ल्ड में थे वो है ब्रिटिशर्स थे। आज के डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है अमेरिका है, आज के डेट में यूएसए है सबसे ज्यादा पावरफुल। उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो था वो है मतलब यूके था, यानी कि इंग्लैंड था। तो उन्होंने पूरे भारत के ऊपर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की उन्होंने बात की थी। मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब क्या है? फुट डालो एवं शासन करो। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है? फुट डालो एवं शासन करो। मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे उन्होंने भारत को डिवाइड करने की कोशिश की। कभी जाति के नाम पे हिंदू मुस्लिम, कभी धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बुद्धिज्म, कभी जो है जाति के नाम पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिया सुनी, कभी भाषा के नाम पे हिंदी बोलने वाले नॉन हिंदी बोलने वाले, क्योंकि हम लोग का राज्य भी उस तरह से डिवीजन था। ठीक है, अलग अलग ओडिया, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, तो हर तरह से जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया है, इसलिए ब्रिटिशर जो है सबसे ज्यादा रूल कर पाए थे। ठीक है, चलिए अब बात आती है, देखो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई डिड यूरोपियन कंपनी केम टू इंडिया। इंडिया में ऐसा क्या खासियत था जो यूरोपियन कंपनी जो है मजबूर हो गए थे भारत में आने के लिए। देखो सबसे पहला चीज तो है, ये तीन चीज मेन है। फर्स्ट है कॉटन प्रोडक्शन, दूसरा जो है सिल्क प्रोडक्शन, और तीसरा जो है स्पाइसेस यानी कि मसाला। ठीक है, अगर कॉटन के बारे में बात करूं, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों को बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हम लोग का सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड का कितना है? नंबर 1 है। वर्ल्ड का नंबर 1 सिविलाइजेशन जो है हम लोग का सिविलाइजेशन है। अगर कॉटन प्रोडक्शन के मामले में पूछा जाए, एक बार यूपीएससी में यही सवाल प्रीलिम्स में आया था। कॉटन प्रोड्यूसर में ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का नंबर 1 है प्रोड्यूसिंग के मामले में। उस टाइम पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे इजिप्ट सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे चाइनीज सिविलाइजेशन थे, और उस टाइम पे हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थे। बट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन के मामले में हम लोग, तो तब से लेकर आज तक कॉटन में हम लोग प्रोडक्शन के मामले में, कॉटन के उत्पादन के मामले में भी और कॉटन के प्रोडक्शन के मामले में भी हम लोग जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बेस्ट होता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पाइसेस, मसाला की बात करूं, और पर्टिकुलरली साउथ इंडियन वाले जो मसाला, इंडियन के साउथ इंडियन जो है मसाला में स्पेशलिटीज है उनका, और ये ना केवल इंडिया में सीमित है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया मसालों का आज के डेट में भी उतना, देखो मसाला, उसके साथ साथ आज के डेट में जो डिमांड है वो टी भी है बेटा, चाय भी बहुत डिमांड है। स्पेशली जो दार्जिलिंग का चाय है, आसाम का जो चाय है,
वो वर्ल्ड फेमस चाय है, वर्ल्ड, जैसे कि कॉफी में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफी में ब्राजील जो है नंबर 1 है, तो चाय के मामले में बेटा इंडिया आज के डेट में नंबर 1 है। उसके साथ साथ जो मसाला, इंडिया का जो मसाला है, जैसे कि आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो, इनके इनफैक्ट कढ़ाई पनीर से लेकर चिकन मसाला तक, बिरयानी, हर चीज में मसाला डलती है कि नहीं। और इंडिया का मसाला स्पेशल नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप लोगों को तो पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो नॉनवेज के कितने शौकीन हैं। उसमें नॉनवेज में तो मसाला चाहिए ही चाहिए उसको, उसका अलग से टेस्ट के लिए। तो मसाला भी, इंडिया का मसाला वर्ल्ड फेमस था, यही भी था। और सिल्क के लिए भी इंडिया जो है फेमस था। ये 3 चक्कर का व्यापार करने के लिए वो खासकर इंडिया आए थे सबसे पहले, उनका मतलब था। देखिए, तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट पोर्तुगीज, ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच, मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे ये आना हुआ, किस तरीके से भारत का उन्होंने जो है वास्को दा गामा जो है भारत का खोज किए थे, क्या नतीजा था और किस तरीके से उन्हें खोज किया, ये सब डिस्कस करूंगा। देखो एक एक करके, एक एक देखो, मेरा मकसद है कि हर एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बारीकी से मैं डिस्कस करूं ताकि आपके दिमाग में जो है बैठ जाए। और मैं चीज, ये जो नोट्स आपको लिखा हुआ है ना, ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जब पढ़ रहे हो तो लिखते रहना ये नोट्स पे, ये नोट्स भी काम में आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8527007432। उसके अलावा इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर आपके जो टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द ओल्ड ट्रेडिंग रूट, एक एक करके मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं किसी बात को। देखिए, द ओल्ड ट्रेडिंग रूट बिटवीन, हाँ, द ओल्ड ट्रेडिंग रूट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट केम अंडर द तुर्किश कंट्रोल आफ्टर द ओटोमन कंक्वेस्ट ऑफ द एशियन माइनर। देखो, ओटोमन कंक्वेस्ट, ओटोमन मतलब ये जो एरिया है, ओटोमन का एरिया है, ये जो एरियाज है, ठीक है। एशिया माइनर, ये जो है एशिया, तुर्क का जो है एशिया माइनर के ऊपर कैप्चर कर दिए थे, तो एशिया माइनर के ऊपर, ठीक है, ओटोमन, ठीक है। तो द ईस्टर्न वेस्ट केम अंडर द तुर्किश कंट्रोल, तो तुर्की जो था उसी के कंट्रोल में ही सारा चीजें था जब एशिया माइनर को कंट्रोल करने के बाद। एंड द कैप्चर ऑफ द Constantinople in 1453, the Ottoman solidified their control over this state, ठीक है। देखो, कंस्टेंटिनोपल जो है, ये एरिया जो है कंस्टेंटिनोपल एरिया जो 1453 में जो है ओटोमन एम्पायर ने उसको जो है ये कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है, देखिए एक जो है, जैसे कि हम इंडिया जो है यहां पर है, मैं बड़ा सा मैप में आपको दिखा देता हूं। देखिए, इंडिया जो है यहां पर है, ठीक है, इंडिया जो है यहां पर है, और ये जो है तुर्क्स है, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो है टोटल जो है यूरोपियन कंट्रीज है, ये तुर्क्स है, ठीक है, एशिया माइनर, और ये जो है इंडिया है। तो इसी के रूट के थ्रू, इसी रूट के थ्रू जो है वो आया करते थे, इंडिया में व्यापार किया करते थे, क्लियर है। इसी रूट के थ्रू यूरोपियन और जितने भी व्यापार किया करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो बात हो रही थी, ठीक है, उसके बाद जो मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड जियोना मोनोपोलाइज द ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। तो ये जो वेनिस का मतलब है इटली। देखो, उस टाइम पे मार्चेंट जो है 2 प्रकार के थे। एक है यूरोप में जो मार्चेंट थे, जो है इटालियन मार्केट का डोमिनेशन था, और यूरोपियन में जो थे अरब मार्चेंट का डोमिनेशन था, ठीक है। और एशियन मार्केट को अरब मार्चेंट कहा जाता है और यूरोपियन को जो है इटालियन मार्केट कहा जाता है। तो यूरोप में डोमिनेशन जो है, जो वेनिस का, वेनिस इज द पार्ट ऑफ द इटली में, ठीक है, उनका ही डोमिनेशन था, ठीक था। तो यहां पर अगर बात करें तो ये जो मार्केट है, ये जो पोर्तुगल है, स्पेन है, उन लोगों को जो यू कैन से कह सकते हो कि वेस्ट यूरोप पोर्शन है, उनको जो है चांसेस नहीं मिलता था। बट ये जो ईस्ट यूरोप है, ये सब उन लोगों का डोमिनेशन इस तरफ का था, ठीक है, डोमिनेशन जो है ट्रेड में उन लोगों का था, क्लियर है पॉइंट। तो द वेनिस एंड जेनेवा मोनोपोलाइज द ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया के बीच में जो वेनिस या फिर जो वेनिस और जेनेवा का ही डोमिनेशन था। तो उसका मतलब ये है। उसके बाद क्या हुआ, वास्को दा गामा डिस्कवर द सी रूट वाया द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या है, टू रीच इंडिया इन द ईयर 1498 में। देखो, जब डोमिनेशन
ठीक है, जब यूरोपियन कंपनी इटली का डोमिनेशन या वेनिस का डोमिनेशन था, उस टाइम पे स्पेन, उस टाइम पे देखो ये जो दो कंट्रीज है, यहां पर देखो ये दो कंट्रीज है स्पेन और पोर्तुगल, ये जो कंट्रीज है उनको जो है ये लोग ट्रेड करने के लिए मना कर दिए थे। खासकर वेस्ट यूरोप के कंट्रीज को उन्होंने ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था। जब ट्रेड करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तब जो है उन्होंने यही रास्ता चुना, जिस ये जो रास्ता है पोर्तुगल से, ये जो रास्ता है देखो, ये जो रास्ता है, इस रास्ता सीधा इंडिया के ऊपर ये रास्ता है, ये रास्ता को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रास्ता को क्या कहा जाता है, ये रास्ता को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, यही रास्ता। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर देखिए, अब देखो कि ये जो जैसे कि जो इटली का एरियाज है, तुर्की का एरियाज है, ये अरब का एरियाज है और ईस्ट एशिया है। ठीक है, ये ईस्ट एशिया है। अगर मैं बात करूं जो इस्तांबुल है, ठीक है, इस्तांबुल आज के देखो अरब एंड इटालियन मर्चेंट ट्रेड थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज प्रेजेंट डे इस्तांबुल। ठीक है, ये प्रेजेंट डे इस्तांबुल है, बट ओटोमन तुर्क्स कैप्चर इट इन 1450। ओटोमन ने उनको कैप्चर कर दिया था और ओटोमन ने अपना डोमिनेशन बना लिया था। ठीक है, तो ओटोमन ने जब डोमिनेशन बना लिया था, तब जब जो वेस्ट यूरोप वाले, जो पर्टिकुलरली स्पेन एंड पोर्तुगल वाले इस तरफ से होके, इस जैसे कि पहले क्या था, पहले इस तरफ से होके जो है इंडिया को आते थे, ये जो है इंडिया है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरफ से होके, इस तरफ से होके वो इस तरफ से आते थे। लेकिन ये जब मना कर दिए, तो ये जो स्पेन और पोर्तुगल है, देखो यहां पर जो स्पेन और पोर्तुगल है, जो इस तरफ से रूट बना के वो भारत को आए थे। ठीक है, तो ये जो रूट है उसको क्या कहा गया? ठीक है, दिस इज द रूट दैट, उसको ही कहा गया केप ऑफ गुड होप कहा गया है ना। तो यहां पर देखो स्पेन और पोर्तुगल आए थे। ठीक है, और these Venetian and Genoese merchants refused to allow the new nation state of West Europe, especially Spain and Portugal to have access to the trade. तो यहां पर स्पेन, जो इटली का जो मर्चेंट थे, उनका दबदबा था, डोमिनेशन था। तो उन्होंने जो वेस्ट यूरोप कंट्रीज हैं, स्पेशली कौन सा है, स्पेन और पोर्तुगल को, वो इस डायरेक्शन में आने के लिए मना कर दिए थे। ठीक है, एज ए रिजल्ट स्पेन और पोर्तुगल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रेड थ्रू द ओल्ड रूट्स। जो परमानेंट रूट हुआ करता था, ये जो डायरेक्ट रूट हुआ करता था, उसको स्पेन और पोर्तुगल को मना कर दिया गया। तब क्या किए, स्पेन और पोर्तुगल ने कोशिश की, एक दूसरा रूट खोजने का कोशिश की कि कैसे भारत के ऊपर जा सकता है। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के थे, रीच अमेरिका इन 1492। उन्होंने निकल पड़े थे, मतलब स्पेन से जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो निकल पड़े थे, लेकिन वो क्या है, वो जो है अमेरिका, यहां पर जो है स्पेन से निकल पड़े थे कोलंबस, तो इंडिया आने के जगह पे वो अमेरिका चले गए। ठीक है, उसके बाद पोर्तुगल से देखो यहां पर एक ट्रीटी हुआ था, पोर्तुगल देखो ये है स्पेन है, ये है पोर्तुगल है, यहां पर ट्रीटी हुआ था पोर्तुगल और स्पेन के बीच में, उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ, दैट इज टोरडेसिला, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिला इन 1494। उसका मतलब क्या है, पोर्तुगल जो है इस एरिया, देखो ये जो है डिवाइड, ये जो अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उसको एक इमेजिनरी लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दिया था। एक है इस तरफ जो है ईस्ट है, इस तरफ जो है वेस्ट है। तो ईस्ट के तरफ जो डोमिनेशन करेंगे, ईस्ट के तरफ जितना भी देश मिलेगा वो व्यापार करेगा पोर्तुगल, और वेस्ट के तरफ जितने भी कंट्रीज मिलेंगे वो व्यापार करेगा स्पेन। तो पोर्तुगल और स्पेन में आपस में अटलांटिक ओशन को एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि उनको पता था वर्ल्ड जो है गोल है, वर्ल्ड को डिवाइड किया जा सकता है, एक है ईस्ट की तरफ, एक है वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज के अगर वो लोग देखेंगे तो वो पोर्तुगल ट्रेड करेगा, और वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज आएगा वो स्पेन जो है उस कंट्री के साथ जो है ट्रेड करेगा। और उस ट्रीटी को कहा गया ट्रीटी ऑफ टोरडेसिला, दैट इज इन 1494। देखो, डिवाइड द वर्ल्ड बाय इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। क्लियर पॉइंट? तो उस हिसाब से देखो, कोलंबस जो है अमेरिका का डिस्कवर किए थे। बाद में
बाद में जो है वास्को दा गामा जो है केप ऑफ गुड होप का उन्होंने ये जो रूट है इंडिया आने का, ये जो रूट है उन्होंने किसने किया था? वास्को दा गामा ने किया था 1498 में। ठीक है, उससे पहले देखो एक चीज देखो, तो उससे पहले एक चीज जो है यहां पर वेस्ट यूरोप स्टार्टेड एंड मर्चेंट बिगन सर्चिंग फॉर द न्यू एंड सेफर सी रूट टू इंडिया एंड स्पाइस आइलैंड दैट इज ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो उनको जो स्पेन थे या फिर जो कह सकते पोर्तुगाल थे, उन्होंने एक नया ट्रेड उन्होंने अपने लिए ढूंढा। ठीक है, तो ये जो नया रूट था दैट इज मतलब डिस्कवर बाय दैट इज वास्को दा गामा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अब देखो पोर्तुगीज रूल इन इंडिया, अब देखते हैं हम, अब जो है जो ये तो बैकग्राउंड था, अब आते हैं पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज तरफ से कौन आया था? वास्को दा गामा सबसे पहले आए थे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। पोर्तुगीज ये जो है वास्को दा गामा है, पोर्तुगीज ने जो भारत के ऊपर शासन किया था उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इन इंडिया बाय द न्यू सी रूट। ठीक है, उस सी रूट को क्या कहा जाता है? केप रूट, और केप ऑफ यू कैन से गुड होप। ठीक है, और उसको डिस्कवर किसने किए थे? दैट इज डिस्कवर बाय वास्को दा गामा। अगर पूछा था ये सवाल डायरेक्टली एक सवाल आया था, पूछा गया था कि यूरोपियन कंपनी में से, यूरोपियन देश में से कौन सा देश है ट्रेड में सबसे पहले भारत आया था? तो आंसर क्या होगा? पोर्तुगीज होगा। और पोर्तुगीज में से कौन सा पर्सन है जो भारत आए थे? वो होंगे वास्को दा गामा होंगे। क्लियर है पॉइंट? और वास्को दा गामा कौन सा ईयर में आए थे? 1498 में, मई 1749 में। ठीक है, तो वास्को दा गामा जो आए थे मई 1498 में आए थे। उस टाइम पे सबसे पहले जो आए थे वो कैलीकट में आए थे, कलकत्ता नहीं, कैलीकट। ठीक है, कैलीकट। वहां के जो राजा थे जोमोरिन ने उनको वेलकम किया था, अच्छी तरह से उनको जोमोरिन ने जो है वेलकम, क्योंकि जोमोरिन भी चाहते थे अगर उनके साथ अगर व्यवसाय हो तो जाहिर सी बात है जो साउथ इंडियन का जो स्टेट है तो उनकी जो जोमोरिन जो राजा थे उनकी जो है स्टेट डेवलप हो सकती है। तो उसी उम्मीद में उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वास्को दा गामा जी को स्वागत किया था जोमोरिन ने, जो किंग थे जोमोरिन ने, और उनको स्वागत किया था क्योंकि वो अपना बेनिफिट भी, जोमोरिन जो है अपना बेनिफिट भी देख रहे थे, और वास्को दा गामा जो है उनको नया एक लैंड मिल गया था जो है इंडिया है। तो ही वाज वार्मली रिसीव्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कैलीकट के रूलर हु टाइटल हुआ जोमोरिन, जिसको जो है जोमोरिन कहा जाता था, उनको वेलकम किया गया। क्लियर है? तो जो नया रूट है, ये जो है नया रूट है जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है इंडिया की तरफ से। क्लियर है पॉइंट? देन ये है, आप पिक्चर देख सकते हो जोमोरिन। ठीक है, वास्को दा गामा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो पहला पोर्तुगाल के जो पहला गवर्नर थे उनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेडा। देखो पोर्तुगीज के नाम थोड़ा सा अजीब अजीब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, पोर्तुगीज के नाम थोड़ा सा अजीब अजीब हो सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जिनका पहला नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि पहला गवर्नर थे, वो फेमस थे, द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। ध्यान रखिएगा, उनको क्या कहा जाता है? ही वॉज द मास्टर ऑफ द इंडियन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन? मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन का मतलब क्या है? देखो अगर मैं वर्ल्ड मैप दिखाता हूं यहां पर, देखो जैसे कि वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है, वर्ल्ड मैप है। इंडियन ओशन का मतलब है ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज इंडियन ओशन। इंडिया के नीचे जो है ओशन है दैट इज नोन एज इंडियन ओशन। ये अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक है, ये जो है इंडियन ओशन है। तो यहां पर पोर्तुगीज जो आए थे ये ऐसे इस रूट से आए थे जो कि गुड होप कहा जाता है। ठीक है,
और ये जो एरियाज है यहां पर जितने भी व्यवसाय होगा इंडियन ओशन में, वो पोर्तुगीज का दबदबा होगा और पोर्तुगीज के परमिशन के बाद ही आ सकते हैं। तो ये इंडियन ओशन का वो अपने आप को मास्टर घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, वो क्या किए थे, they consider themselves as the master of the Indian Ocean। इंडियन ओशन में जितना भी व्यवसाय होगा वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में होगा और उसके बाद उनके परमिशन से होगा। अगर उनके परमिशन से कोई भी शिप नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता और कोई भी शिप गुजर नहीं सकता। अगर कोई शिप को गुजरना है तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे कंसिडर एज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जितना भी व्यवसाय होगा उनके नाम पे होगा, राइट। उसके बाद देखो, हिज पॉलिसीज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसीज फोकस्ड ऑन द नेवल पावर रेदर देन बिल्डिंग फोर्टेज इन द लैंड। उन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। वही पॉलिसीज को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया कि ये जो इंडियन ओशन का जितने भी पानी है उसमें किसी भी प्रकार का जहाज आएगा या ट्रेड संपर्क रखेगा वो उनके परमिशन से होगा, उनके बिना परमिशन के नहीं होगा। उसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा गया। क्लियर है, मतलब दूसरे जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रेंच आए थे, ये लोग क्या है, मतलब फोर्ट बनाने लगे, ठीक है, किले वगैरह बनाने लगे, लेकिन ये लोग किले बनाने में माहिर नहीं थे। ये लोग नेवल पावर में, नेवी में माहिर थे, ठीक है। और अल्मीडा गोल वाज टू कंसोलिडेट द पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडिया। मतलब जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पहला गवर्नर थे, उनका मेन काम क्या रहा कि किस तरह से इंडिया में उनका डोमिनेशन जो है बना रहे, ताकि पोर्तुगीज जो है ट्रेड करने के साथ साथ धीरे धीरे रूल भी कर सके, एक तरफ से उनका डोमिनेशन दे सके। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है जिनका नाम है अल्फेसिनो डी अल्बुक्यू। मैंने बताया था नाम थोड़ा सा अजीब होंगे पोर्तुगीज के, अल्फेसिनो डी अल्बुक्यू, ठीक है। और ये आए थे 1509 से लेकर 1515 तक उन्होंने शासन किया था। और उन्होंने जो है गोवा को कैप्चर किया था। गोवा, आज के डेट में आप लोग पार्टी मनाने जाते हो, गोवा को कैप्चर किया था कि मतलब फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, बीजापुर के जो राजा थे उनसे गोवा उन्होंने कैप्चर किया था। उसके बाद जो है इंप्लीमेंट द पॉलिसी सच एज रिजाइडिंग एंड मेरिंग लोकली टू स्ट्रेंथन द पोर्तुगीज। उन्होंने क्या किया कि वहां पर रहने लगे, लोगों को रहने लगे। उसके साथ साथ वहां के जो लोकल लोग थे उन लोगों से पोर्तुगीज वाले शादी करने लगे। देखो, शादी करने से क्या होता है, रिश्ता जो है मजबूत होता है। रिश्ता एक बार मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है आसान हो जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाए। पहले अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को बताया था, चाहे वो गुप्ता पीरियड के रूलर हो, ठीक है, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जितने भी गुप्त रूलर वगैरह थे, वो जो है दे स्ट्रेंथन देयर किंगडम बाय मैरिंग अदर्स। दूसरों से शादी करके अपना राज्य को जो है पावरफुल बनाते थे, राजा महाराज पावरफुल बनाते थे। इवन अकबर भी जो शादी किए थे जोधाबाई से, हिंदू रूलर को, वो किस लिए, अपना सामर्थ्य को हिंदुओं से मतलब एक तरफ से सपोर्ट पाने के लिए, हिंदू का एरिया को रूल करने के लिए। तो राजा महाराज जो है शादी भी करते थे तो अपना पावर को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी शादी होती है तो संपर्क बढ़ जाता है, तो लोकल लोगों से शादी इसलिए करते थे ताकि संपर्क अच्छा बने, ठीक है। और फोकस ऑन कंट्रोलिंग द ट्रेड रोड्स एंड सिक्योरिंग द स्पाइस सोर्सेस। तो उन्होंने किस तरह से ट्रेड को अपने दम पे किया जाए, ठीक है, उसके साथ साथ जो है स्पाइसेस को, जो मसाला है उसको जो है मतलब उसका रिसोर्सेज उनको पता चले। उसके साथ जो है इब्राहिम आदिल शाह से उन्होंने गोवा कैप्चर किया था। अल्फेसिनो डी अल्बुक्यू बिकम द गवर्नर इन 1509 AD एंड ही सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर। देखो, उससे पहले जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए थे, बट रियल पावर के हिसाब से किसको माना गया, जो सेकंड गवर्नर है अल्फेसिनो डी अल्बुक्यू को रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज माना गया। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद आएंगे नीनो डा चुना। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है जिनका नाम है नीनो डा चुना, जिनका टाइम पीरियड है 1529 से लेकर 1538 तक, और मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम कोची टू यू कैन से गोवा। उन्होंने अपना जो राजधानी था, देखो पहला उनका टाइम पीरियड है 1529 से लेकर 1538 तक, 1529 से लेकर 1538 तक उन्होंने रूल किया था। उसके बाद उन्होंने जो कैपिटल था
कहां पे था, कोचीन में कैपिटल था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया, जो है गोवा को अपना राजधानी शिफ्ट कर दिया। एंड एडिशनली डचुना अटेम्प्ट टू इंक्रीज पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन द बंगाल बाय सेटलिंग मेनी पोर्तुगीज नेशनल देयर विद द हुगली एज देयर हेडक्वार्टर। हुगली, जो बंगाल में जो हुगली है वहां पर उन्होंने जो है हेडक्वार्टर बनाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोर्तुगीज वहां पर रह सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पोर्तुगीज जो है वहां पर रह सके। राइट, क्लियर है पॉइंट? और सबसे मेन चीज है 1529 से लेकर उन्होंने जो है 38 तक उन्होंने रूल किया, और कोची को जो है राजधानी के हिसाब से शिफ्ट किया था गोवा में। मतलब एक तरफ से राजधानी के हिसाब से कोची से गोवा को शिफ्ट किए थे। ठीक है, ये देख सकते हो, पहले कोची था, उसके बाद जो है राजधानी अब क्या है, गोवा जो है राजधानी थे। तो न्यू राजुना बिकम द गवर्नर इन 1530 AD। ही एक्वायर्स अ लार्ज एरिया। बट उसके बाद देखो, सम प्रोमिनेंट पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया इंक्लूड गोवा, दीव, जो दामन एंड दीव बाद में बना दामन, कोची, कन्नौर, कैलीकट, मैंगलोर, बसेन, मद्रास, कोलम, with Goa serving as the primary center of the Portuguese power in the region। तो गोवा क्या है, प्राइमरी सेंटर बन गया और कैपिटल बन गया। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये जो एरियाज टोटल एरियाज है जितने भी हैं, ठीक है, गोवा, दीव, दामन, कोची, कन्नौर, कलिकट, मैंगलोर, बेशंस, मद्रास, कोलम, ये सब एरिया जो है यहाँ, ये जो टोटल एरिया जो है आप देख सकते हो उन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, उसके साथ साथ आफ्टर 16th सेंचुरी पोर्तुगीज पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बट द कंट्रोल रिमेनिंग इन गोवा, दीव एंड दामन इन 1961 तक, 1961 तक। ठीक है, नो डाउट धीरे धीरे पोर्तुगीज पावर जो है डिक्लाइन हो गया था, बट जो गोवा है और जो दामन दीव है वो 1961 तक, यानी कि आजादी होने के बाद भी, यानी कि आजादी होने के बाद भी जो है मतलब कह सकते हो कि पोर्तुगीज के अंडर था। हालांकि पोर्तुगीज का डोमिनेशन हो गया था 16th सेंचुरी में, वो चले गए थे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर आएंगे, डच आएंगे, फ्रेंच आएंगे, वो चले गए थे। लेकिन ये जो तीनों जगह है, दामन, दीव एंड गोवा, जो है 1961 तक, यानी कि इंडिपेंडेंट, हमें 1947 में आजादी मिली, तो 1961 आजादी के बाद भी दामन, दीव एंड गोवा जो है पोर्तुगीज के अंडर था। अब नहीं है, अब जो है दामन, दीव एंड गोवा जो है इंडिया के अंडर है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखो, पोर्तुगीज बहुत सारी चीजें जो है इंट्रोड्यूस किए, टबाको, पटाटो, टमाटो, चिल्ली, जो मेन खास चीजें हैं खाने का, टमाटो है, पटाटो है, चिल्ली, ये सब जो है पोर्तुगीज का देन है, ध्यान रखिएगा। टबाको भी, ठीक है, पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस टबाको, टमाटो, पटाटो, चिल्ली, कल्टिवेटेड, एंड दे आल्सो एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पे, गोवा में, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा, ध्यान रखिएगा। पोर्तुगीज ऑल्सो पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पर किए थे, तो प्रिंटिंग प्रेस का देन जो है, आज के डेट में प्रिंटिंग प्रेस का कितना डेवलप स्टेज आ गया है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें था, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें भूलना नहीं है। ठीक है, पोर्तुगीज का जो देन है, टबाको है, पटाटो है, टमाटो है, चिल्ली है, उसके साथ जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में पोर्तुगीज का देन था। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। बाय द 18th सेंचुरी पोर्तुगीज कमर्शियल इंफ्लुएंस इन इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। पावरफुल डायनेस्टी इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया रिड्यूस द पोर्तुगल लोकल एडवांटेजेस एंड द मराठा। देखो यहां पर जो है द मराठा एमर्ज द सिग्निफिकेंट थ्रेट एंड बिकम द पोर्तुगीज नाइबर्स। तो मराठा का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगा और पोर्तुगीज जो है एक तरफ से धीरे धीरे छोड़ के चढ़े गए। और 1739 में मराठा जो है कैप्चर सल्सेट में और बेशन में उन्होंने जो है कैप्चर कर दिया था। ठीक है, और पोर्तुगीज रिलीजियस पॉलिसी इंक्लूडिंग एक्टिविटीज ऑफ द जूरिस्ट
कॉज पॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है। पोर्तुगीज रिलीजियस पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द, जो जूरिस की एक्टिविटीज है, जो रिलीजियस चीजें हैं, वो एक तरफ से टेंशन होने लगा था। देयर एफर्ट टू कन्वर्ट पीपुल टू क्रिश्चियनिटी एंड एंटेगोनिज्म टुवर्ड द मुस्लिम्स लेड टू रीसेटलमेंट अमंग हिंदू। देखो वो क्या करते थे कि मतलब इंडियन लोगों को जो है कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में, और खासकर मुस्लिम को भी वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये चीजें जो है पसंद नहीं आया, ये चीजें जो कन्वर्जन था, मतलब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को ये चीजें जो है पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये यही था डिक्लाइन ऑफ, यू कैन से डिक्लाइन ऑफ यू कैन से पोर्तुगीज, ये था। तो पोर्तुगीज आए थे 1498 में, है ना। कोची में अपना पहला कैपिटल बनाया था 1510 से लेकर 30 तक। उसके बाद गोवा को राजधानी बनाया था 1513 से 1961 तक। 1961 इसलिए लिखा हूं क्योंकि 1961 में दामन दीव और गोवा था, उनके अंडर में था, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था, बट वो आए थे 1608 में। इसलिए हम उसके बाद जो डिस्कस करेंगे, पहले डच करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे जो कि 1602 में आया था, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स को करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट था, फर्स्ट में हमने कवर किया पोर्तुगीज के बारे में, हमने कवर किया, ये जो है पोर्तुगीज के बारे में हमने कवर किया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। उसके साथ में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। यहां पर देखो हर तरीके का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। केवल ऑप्शनल कोर्स नहीं है, यहां पर हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हो टारगेट प्रीलिम्स का कोर्स है, उसके साथ साथ जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, उसके बाद जो है अब की बार यूपीएससी पार वाला बैच है, हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच है, उसके बाद जो है आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बैच है, उसके बाद ओएस मतलब स्टेट पीसीएस का बैच है, उसके बाद आंसर राइटिंग, हर प्रकार का बैचेज है, आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि सबसे मैं मानता हूं यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हम अपनी तरफ से पूरा गाइड करेंगे, पूरा आप लोगों को 1-to-1 मेंटरशिप देंगे, कैसे पढ़ोगे, किस तरह से तैयारी करोगे। और हाल ही में प्रीलिम्स जो लोग तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8527007432 पे, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर कोई भी आपकी बार यूपीएससी पार वाला या हिस्ट्री ऑप्शनल वाला जो लिमिटेड ऑफर है, आप उसको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो 30,000 का अभी जो है आप लोगों को हम लोग 15,000 में दे रहे हैं। हर प्रकार का कोर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी है, लेकिन हर कोर्स का खासियत यह है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस, और दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द क्लासेस। और ये क्लासेस अब रेगुलर होगा, आप लोग बने रहना और जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।